हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से कि ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन वे यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। नोट्स भले उनके पास हो, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बार हम जो मूल किताबें हैं, जिनको कि हम टेक्स्ट बुक भी कहते हैं, उनको खरीद भले नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर उनको बता दिया जाए कि ये किताबें ऑनलाइन आप फला जगह से, फला वेबसाइट से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर पीडीएफ हो तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद वो मूल किताबों को पढ़ने में विश्वास करते हैं। उनके लिए ये आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को हमने 2 भागों में बाँटने का प्रयास किया है। जो इसका पहला भाग है, उसमें हम आपको वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे और जो भी अन्य स्रोत होंगे जहाँ से आप मूल टेक्स्ट को खोज सकते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। और दूसरे पार्ट में हमने सिलेबस पर भी हल्की फुल्की चर्चा की है और इकाई वाइज किस इकाई के लिए कौन सी किताब आपको आवश्यक रूप से पढ़नी चाहिए, उस पर भी हमने बात किया है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आखिर तक अपने लिए इस पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। मेरी यही कोशिश है कि जो विद्यार्थी मेहनत करना चाहते हैं, उनके साथ हम भी मेहनत करें। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में कि कई ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले व्यक्ति हैं या फिर संस्थाएँ हैं, विज्ञापन निकलते देरी नहीं होती है, तब तक उनकी बुक छप जाती है। और वो कभी ये नहीं कहते हैं कि फलाँ जो बुक या नोट्स आपने खरीदा था, वो नोट्स इस परीक्षा के लिए भी काम में आ सकता है, क्योंकि वो बिज़नेस करने के लिए आए हुए हैं। कुछ आप लोगों ने सोशल साइट्स, फेसबुक इत्यादि पर देखा होगा, मैं भी ऐसे देखते रहता हूँ। तो इसमें मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हल्का सा संकेत मैं ज़रूर करूँगा कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने नोटबुक्स के ऊपर प्राध्यापक समथिंग करके वो लिखते हैं। और मैंने देखा है कि किसी भी हिंदी विषय से संबंधित कोई भी विज्ञापन आया और उनका नोट्स नहीं आए तो फिर आश्चर्यचकित घटना हो सकती है। लेकिन जितने भी नोट्स को हमने बाहर से ही देखा है, हर खाली कवर चेंज किया जाता है, बाकी सारा मैटर वही रहता है। तो किसी के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि जो पिछली बार आपने नोट्स खरीदा था और वो उसको आप पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज मैं जिन भी किताबों की चर्चा आप लोगों से करूँगा, वो किताबें आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए है। आप केवल यूजीसी नेट ही पढ़ कर उसको पास नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप आके आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी की हैं या फिर यूपी हायर एजुकेशन की हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो भी हिंदी पट्टी की नौकरी प्रदान करने वाली अ, परीक्षाएँ हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप भले नोट्स खरीद-खरीद कर इकट्ठा अपने कमरे में किए होंगे, कई बार आप उनको देखकर परेशान भी होते होंगे कि क्या अंतर है, खाली कवर का तो बदलाव है, बाकी तो वही सारे नोट्स हैं, अलग-अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो बनाए गए हैं, लेकिन बस मूल्यों में अंतर हो जाता है और कवर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ मूल किताबों को, मूल टेक्स्ट को खरीद कर अपने पास रखते हैं और अगर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिन वेबसाइट्स के बारे में मैं बात करूँगा, वहाँ से सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो वो लंबे समय के लिए आपके मन मस्तिष्क में चीज़ें बैठी रहेंगी और आपके साथ यही अनुभूति होगी कि जो भी नोट्स प्रदान करते हैं या फिर जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ वो आपके लिए रामबाण है या फिर उसी से आप क्वालिफाई हो जाएँगे। वो यही कहना चाहते हैं कि आग जल रही है, तो मैं ही बता सकता हूँ कि आग अगर आप छुएँगे तो आप जल जाएँगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप भी एक बार आग छूकर ज़रूर देखिए कि जलने के बाद कैसा लगता है। तो मूल किताबें आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। आपको लगेगा कि ये जितने भी टुटपुजिये टाइप के नोट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो उनका स्रोत तो ये सारी किताबें हैं। तो इसी प्रयास में मैं आप सभी के सामने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया कि मेहनत करना चाहते हैं तो अच्छी जगह, सही जगह पर आप मेहनत कीजिए। फालतू में कोई एक किताब खरीद कर आप बार-बार रट रहे हैं, फिर भी आपके मन में ये लग रहा है कि मैं कुछ कम पढ़ रहा हूँ या फिर अ, ऐसा चीज़ तो छूट तो नहीं रहा है। ठीक है? तो अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद
आपके दिमाग में इस तरीके के प्रश्न नहीं उठेंगे। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है hindisumit.com। वैसे ये वेबसाइट नियंत्रित की जाती है वर्धा विश्वविद्यालय से। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं से ये वेबसाइट है निर्मित है। और क्योंकि इस विश्वविद्यालय के नाम में हिंदी शब्द लगा हुआ है तो हिंदी के लिए काफी काम भी हुआ है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कहानियां, उपन्यास, कविताएं, नाटक, निबंध, संस्मरण, आलोचना से संबंधित आपको कई ऐसे मैटर मिलेंगे जो कि सिलेबस में लगे हुए हैं। तो इस वेबसाइट का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो वेबसाइट है वो है, उसका नाम है कविता कोश। कविता कोश, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए कवियों, खासतौर से पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि आप लोग प्रिंट आउट करके जरूर पाठ्यक्रम रखिए, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। वो आपका रोड मैप है, आपको दिशा दिखाने वाला है। ठीक है, तो जरूर रखिए, उसके हिसाब से आप सर्च भी करते रहिए। तो दूसरी वेबसाइट है कविता कोश, जिसमें कि आप सभी को पढ़ाने के लिए अभी जब मैं शुरुआत करूंगा दिसंबर सत्र की, तो मैं सोचा हूं कि धूमिल की कविता से मैं शुरुआत करूं। यूनिट 5 में इनकी कविताएं लगी हुई हैं, 4 कविताएं। तो सर्च मैं कर रहा था, हालांकि संसद से सड़क तक मेरे पास बुक है, लेकिन एक कविता मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैं कविता कोश में गया और वहां से मिल गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया है। बाकी इसी तरीके से आप अन्य कवियों को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप जब देखेंगे, अपने से पढ़ेंगे और फिर अगर कोई पढ़ाएगा तो आपका दोहराव के साथ साथ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेंगी बातें। नहीं तो आपने नोट्स खरीदा है, नोट्स में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो बार बार आप उस संपादक के पास फोन कर रहे हैं कि मैं तो इस रचना को फला वर्ष में पढ़ा था। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई या 1936 में। अब ये नोट्स का ही कमाल है कि सत्र इसमें ईयर में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अगर आप मूल किताबों को पढ़ेंगे तो ये एकदम से प्रामाणिक तथ्य आपको दिखाई पड़ेगा कि फला रचना किस वर्ष में लिखी गई। मैं एकमात्र यहाँ पर उदाहरण दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किताब खरीदने में सक्षम नहीं है तो इन वेबसाइट्स का उपयोग करके आप मूल किताबों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आग जल रही है तो वो जब किसी को जलाती है तो क्या अनुभूति होती है। नहीं तो दूर से ही कोई बताएगा कि हाँ आग जल रही है, तो उससे लोग जल जाते हैं। ठीक है, ये सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अनुभूत करना भी जरूरी है। दूसरे के अनुभवों से बहुत दूर तक हम नहीं जा सकते हैं जब तक कि खुद उसमें न कूदें। चीजों को आप समझ रहे होंगे, मेरे संकेतों को समझ रहे होंगे। अब कविता कोश के साथ ही एक गद्य कोश नाम की वेबसाइट है, इसको भी आप देख सकते हैं, जहां पर गद्य से संबंधित रचनाएं लगी हुई हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी, अज्ञे इत्यादि का नाम दिया गया है। तो आप इसमें सर्च करेंगे और चाहे तो रचना का नाम डालकर सर्च कीजिए या फिर लेखक का नाम डालकर भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर वेबसाइट है उसका नाम है ई पुस्तकालय। इस वेबसाइट से एक फायदा ये है कि यहाँ पर आप संबंधित रचनाओं की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास गोदान की किताब नहीं है, राग दरबारी नहीं है, मेला आंचल नहीं है, तो यहाँ पर आप सर्च करके उसको अपने मोबाइल में या फिर जिससे भी आप अध्ययन कर रहे हैं, मोबाइल हो गई, लैपटॉप हो गया या फिर आईपैड इत्यादि रखे हैं, ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और समय के अनुसार पढ़ भी सकते हैं। तो ई पुस्तकालय काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है अगर देखा जाए तो। मुझे भी अगर आपके सिलेबस से संबंधित कोई रचना नहीं मिलती है तो ई पुस्तकालय पर ही जाता हूँ, वहां से इसको मैं डाउनलोड करके फिर नोट्स इत्यादि तैयार करता हूँ। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें देखिए बनाया गया है ई पुस्तकालय फ्री लाइब्रेरी, ये एक तरीके से लाइब्रेरी है, उसमें हिंदी की बुक्स है। ठीक है, अलग अलग विषयों की भी यहाँ पर बुक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी की भी बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वेबसाइट का जरूर आप उपयोग कीजिए और जो भी किताबें आपके पास भौतिक रूप से मौजूद हैं, आपके पास हैं, तो उनको तो केवल पढ़ने की जरूरत है। बाकी जो किताबें नहीं है, जिसको आप नहीं खरीद सकते हैं, तो मोबाइल में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक और वेबसाइट है जहां से आप किताबों को देख सकते हैं, उसका नाम है गूगल बुक्स। जब आप गूगल में जाएंगे तो वहां पर आप होम टैब, न्यूज, इस तरीके से फिर बुक्स का आता है। ठीक है ना,
तो वहाँ पर आप गूगल बुक्स में जाएंगे और सर्च करेंगे। यहाँ देखिए सर्च बार है और सर्च करेंगे तो राग दरबारी मैंने सर्च किया आपको उदाहरण के लिए, तो ये पूरी किताब आ गई यहाँ पर। पूरी किताब जो वास्तविक किताबें हैं, मूल किताबें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उनको पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आप शुरू से लेकर अंत तक चीज़ों से परिचित होते हैं। जैसे ये किताब किसके लिए समर्पित की गई है, किस विषय पर लिखी गई है, कई बार लेखक शुरुआती पेजों में ही बता देते हैं। जबकि नोट्स की एक सीमा होती है कि जो व्यक्ति नोट्स बना रहा है वो कितना इन मूल किताबों को गंभीरता से पढ़ रहा है। क्या केवल वो विज्ञापन को देख रहा है कि विज्ञापन आया और तुरंत अपनी टीम से कहा कि इस बार 2 दिन के अंदर में नोट्स तैयार हो जाने चाहिए क्योंकि मुझे फेसबुक पर अपडेट करना है कि ये किताब मैं निकाल चुका हूँ। मानो पूरी दुनिया इन्हीं के नोट्स के ऊपर निर्भर हो। लेकिन मैं आप सभी को फिर से एक बार आगाह करूंगा क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि आप उस अनुभूति, उस सत्य के अनुभव को जरूर प्राप्त करें और ये बाद में आपको एहसास होगा कि मैं फालतू में नोट्स के पीछे भाग रहा था, ये किताबें पढ़ता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। क्योंकि हर साल 10 विज्ञापन निकल रहे हैं और एक ही व्यक्ति इतना ज़्यादा विद्वान हो गया है कि हर विज्ञापन के अनुसार किताब निकाल रहा है। काम क्या हो रहा है? बस कवर चेंज हो रहा है, बाकी सारे मैटर वही हैं और आप हैं कि उस नोट्स के पीछे चुंबक की तरह भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इसको मैं खरीद लूँगा, तो हो सकता है कि इस परीक्षा को मैं क्वालीफाई कर जाऊँगा। कई बार देखने में ये भी आता है कि विद्यार्थी अपने मेहनत के माध्यम से सफलता हासिल करते हैं, लेकिन बाद में ये नोट्स वाले, ये कोचिंग वाले ये सब श्रेय लेना शुरू कर देते हैं कि मेरे वजह से हुआ। मान लीजिए कोई नोट्स खरीद के रखा है और पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप मूल किताबों को पढ़ें, चाहे नोट्स को पढ़ें, पढ़ना दोनों में ही है, मेहनत दोनों में ही करना है। नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उतना आत्मविश्वास नहीं आएगा, तथ्यों से, सिलेबस से परिचित ज़रूर हो जाएँगे। लेकिन बार-बार आपको लगेगा कि राग दरबारी किसको समर्पित किया गया, कब प्रकाशित हुआ है, लेखक भूमिका में क्या कहा है? इन सारी चीज़ों को लेके मन में आपके बार-बार दुविधा उत्पन्न रहेगी। तो आप चिंतित रहेंगे कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, वो सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए समय निकाल कर क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आजकल मौजूद है और सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सब कुछ है, इंटरनेट भी चल रहा है। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर आप किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जिन-जिन वेबसाइट्स के बारे में मैंने बात किया, उसको ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिए, सर्च कीजिए वहाँ पर। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, मुझे जो भी पीडीएफ इत्यादि मिलते हैं, उनको मैं डाल देता हूँ। अपने नोट्स का भी मैं देखिए कभी पीडीएफ नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं उसमें बार-बार संशोधन करता रहता हूँ, उसमें देखता हूँ कि क्या-क्या छूटा हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं अभी नोट्स नहीं डालता हूँ और नोट्स अगर डाल भी दूँगा, तो आजकल इतने लोग हैं कि उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय वस्तु पर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो ज़रूर मैं नोट डालूँगा। लेकिन मूल किताबें अगर मुझे मिलेंगी पीडीएफ रूप में, तो आपके सहयोग के तौर पर उसमें करेंगे। और मेरी एक कोशिश ये भी रहती है कि हम साथ में कदम से कदम मिलाकर पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेंगी। पता चला कि मैंने नोट्स दे भी दिया और आप उसको मोबाइल में डाउनलोड कर लिए हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर प्रिंट आउट किए हैं, तो धूल खा रही। तो इस तरीके से इसमें मैं थोड़ा-सा कम विश्वास करता हूँ। लेकिन कोशिश ये रहती है कि उस नोट्स को पढ़ाते हुए अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। मेरा यही प्रयास है, अगर आप लोग इतने दिनों से जुड़े हैं, तो हर नोट्स में मैं चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें आपको बताई जाएँ, क्योंकि मैं हमेशा संशोधित करता रहता हूँ। और ये आप लोगों को पढ़ाते वक़्त नहीं, बल्कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन के दिनों में था, पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में था, तो मैं कई तरीके के नोट्स बनाता था। और फाइनली कल एग्ज़ाम है, तो आज तक भी मेरे नोट्स में संशोधन हुआ करते थे। और बाद में एग्ज़ाम में अच्छा जाकर मैं लिखता था और नंबर भी मिलते थे। बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स भी जुड़े हुए हैं और मुझे जानने वाले भी जुड़े हैं। और अभी तो मैं अपने रियल चीज़ को आप सभी को बताया ही नहीं हूँ और कभी वीडियो में बाद में चर्चा करूँगा। एक बार मेरे ऊपर जेएनयू में एमफ़िल के पेपर को आउट कराने का आरोप लग गया था। बाद में वो निराधार साबित हुआ। जैसे आप सभी को मैं दिल खोल कर पढ़ाता हूँ, उसी तरीके से कैंपस में एक सीनियर होने के नाते मैं अपने जूनियरों को एमफ़िल की परीक्षा के बारे में हल्का-फुल्का बताता था और एक बार संयोग से ऐसा हो गया, पहले लिखित परीक्षा होती थी, 5 सवाल आते थे और उसमें से हल करना रहता था। तो 5 सवाल में साढ़े 3 सवाल ऐसे आ गए, जिसको कि मैं कुछ लोगों को बताया था। बाद में जिन बच्चों को मैंने बताया था, वो अपने क्लास में तथाकथित कमज़ोर विद्यार्थियों में गिने जाते थे और मेरी
शुरू से ही ये मान्यता रही है कि जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे तो वो लोग हवा में उड़ते थे, उनको लगता था कि किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी होते थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जेएनयू में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी बहुत अच्छे ही होते हैं, लेकिन कमज़ोर विद्यार्थी जो होते हैं वो हमेशा लगातार मेहनत करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि कोई गाइडेंस दे तो वो निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएँ। तो इसी तरीके से मुझसे 3-4 बच्चे मिले और मैंने उनको एक मॉडल पेपर टाइप का बता दिया कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, मे बी आ सकता है। और संयोग से 3.5 क्वेश्चन उसमें से आ गए। जब उनका कमज़ोर विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया और जो तेज तर्रार विद्यार्थी थे, जो अपने को सबसे ऊपर मानते थे, उनका एडमिशन नहीं हुआ। जेएनयू में एक खास विशेषता है कि जो भी विद्यार्थी एमए में बहुत अच्छे ग्रेड्स पाते हैं, उनका एमफिल में एडमिशन पहले नहीं हुआ करता था, दूसरी जगह ही जाना पड़ता था। तो अब जो तेज तर्रार विद्यार्थी थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ, वो उन विद्यार्थियों से पूछना शुरू किया कि तुम कैसे तैयारी किए थे? और उनके साथ इतना धोखेबाजी कर रहे थे वो कि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये विद्यार्थियों ने बताना शुरू कर दिया कि मैं फलाँ भैया से पूछा था, फलाँ दीदी से पूछा था, उसमें मेरा भी नाम आया था। तो इसके लिए जाँच कमेटी भी बैठी थी और बाद में ये पता चला, मैंने सारी चीज़ों को खोलकर सामने रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सही सलाह कई बार लोगों को पचती भी नहीं है और जो उसको पचा लेता है, वो अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। तो जेएनयू में एमफिल में एडमिशन लेने का मतलब ये होता था कि आप दिल्ली जैसे शहर में लगभग 8 से 9 साल तक रह सकते हैं। तो आप मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ, आप हूबहू उसको फ़ॉलो कीजिए। देखिए, मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि सलाहों को मानिए। बाकी जिस हिसाब से मार्केट में बिज़नेस फैला हुआ है, उन बिज़नेसों से आप लोग भली-भाँति परिचित हैं। बस समय निकाल कर, जो आप कीमती समय निकाल रहे हैं, वो आपका यहाँ पर सदुपयोगी हो, ये मैं चाहता हूँ। और बाकी धीरे-धीरे आप लोग परिचित हो गए होंगे कि मैं रियल में आप लोगों के साथ किस तरीके से पढ़ना और पढ़ाना चाहता हूँ। तो इन वेबसाइट्स को ज़रूर जाकर देखिए और बाकी मैं अपने अनुभवों को आप सभी को शेयर करते रहूँगा। जैसे मौका मिलेगा, वैसे आप लोग कम्युनिटी सेक्शंस में जुड़े ही रहते हैं। कभी-कभी मैं कहानी इत्यादि भी लिखता हूँ, खासतौर से संस्मरण, तो वो कहीं न कहीं प्रतियोगी जीवन से ही जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस जब आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस रखे होंगे। जो नहीं रखा होगा, आज तो रात भर नींद ले ले, लेकिन कल उसके पास सिलेबस होना चाहिए। तभी ये मानकर चला जाएगा कि आप सीरियस हैं। तो देखिए, सिलेबस जब आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, ये सब लिखा हुआ है, कोड नंबर है। इसलिए मैं इस पेज को लगाया हूँ ताकि आपको लगे कि मैं सही मायने में सिलेबस से ही बात कर रहा हूँ। देखिए, इकाई 1 है। इकाई 1 पूरा आप देख रहे हैं, इसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर इसके लिए कौन-सी किताब पढ़ें? तो इसके लिए देखिए, मैं 2 किताबों को बताऊँगा जिसको कि आपको पढ़ना है। यहाँ टीबी मैंने लिखा है, इसका मतलब है टेक्स्ट बुक। इसी को मैं मूल किताब कह रहा हूँ। जैसे कुछ विद्यार्थी हमको कमेंट्स किए, ऐसा लग रहा था कि उनको लग रहा है कि कोई मूल किताब ऐसी है जिसको कि वो नहीं जान पा रहे हैं और सर बार-बार उसका नाम ले रहे हैं। मूल किताबों का मतलब जब मैं बोलूँ तो टेक्स्ट बुक आप मानिए, ठीक है? तो हिंदी भाषा और उसका विकास के लिए आप इन 2 किताबों को ज़रूर पढ़िए, जिसमें से एक किताब मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास, भोलानाथ तिवारी। इस किताब को देखिए, क्योंकि इस किताब को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि यूजीसी नेट की तो तैयारी आप इससे करेंगे ही करेंगे। आगे चलकर जो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स की परीक्षाएँ होने वाली हैं या फिर प्रवक्ता की परीक्षाएँ होने वाली हैं और साथ में इंटरव्यू होने वाले हैं। इसका मुझे अनुभव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का इंटरव्यू देने गया हुआ था। लिखित परीक्षा में हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम मार्क्स मेरे ही थे। तो इंटरव्यू देने मैं गया था, फाइनली मेरा चयन नहीं हुआ। उस पे मैं बातचीत करूँगा अभी। अभी मैं अपने को काफ़ी सँभाल रहा हूँ, लेकिन करूँगा जल्दी से। तो वहाँ पर ये देखने में आया कि जो भी पुराने प्रोफ़ेसर्स हैं, वो भोलानाथ तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो भी पुरानी किताबें हैं या फिर लेखक हैं, उनको अभी तक बेस मानकर चल रहे हैं। तो भोलानाथ तिवारी की किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल में इसका हमने पीडीएफ डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस किताब को पूरा पढ़िए, क्योंकि जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप सभी देखेंगे, जैसे विश्व भाषा परिवार संबंधित जो भी सवाल आए हुए हैं, सब यहीं से सवाल उठाए गए हैं, ठीक है?
दूसरी किताब अगर व्याकरण का जो कुछ पोर्शन लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी, रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था, ये सारी चीजें, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके लिए आपको पढ़ना है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की। और ये दोनों किताबें जब आप खरीदेंगे तो आप केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप अन्य परीक्षाओं के लिए, जिससे कि आपको नौकरी भी मिलेगी। और नौकरी के पहले आपका खुद कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा रहेगा कि आप मूल किताबों को पढ़े हुए हैं, इन टुटपुजिए नोट्स के पीछे आप नहीं भागें। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए आप। बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि जैसे बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो बाद में इसका ब्याज मिलता है, तो इन किताबों को आप खरीदेंगे तो बहुत सारे जो नोट्स के पीछे आप भाग रहे थे वो बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मेरे पास है। बाकियों को भी आप मना करेंगे कि इन किताबों को आप खरीदिए। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो इकाई 1 आपका पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। इकाई 2 के लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और दिल पे हाथ रख के, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि अब मैं क्या करूं, इतनी किताबें बता दिए सर कि मैं क्या करूंगा, मैं तो लग रहा है कि जीवित ही नहीं रहूंगा। लेकिन आप लोग जीवित रहेंगे, आप लोग खुश रहेंगे, और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। इकाई 2 ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा है, तो जाहिर सी बात है कि इस इकाई को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो भी किताबें आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं लिखा हूँ पहले से, इन किताबों को केवल यूजीसी नेट के लिए आप नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप आगे की परीक्षाओं के लिए भी खरीद रहे हैं। आज मैं आपको पूरा मतलब एकदम वास्तविक चीज से परिचित कराना चाह रहा हूं कि नोट्स खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि फला एग्जाम तक के लिए, ये बाद में लगेगा कि ये एक्सपायरी डेट हो चुका है। लेकिन इन किताबों को आप खरीदेंगे, जैसे इकाई 2 के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र को खरीदना जरूरी है, क्योंकि इसमें शुरुआत में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन की भी बात की गई है, पद्धतियों की बात की गई है, बाकी जो भी यहाँ पर दिए गए हैं बिंदु, सब पे इस किताब में बातचीत की गई है। और इस किताब की खासियत ये है कि इसके जितने भी खंड हैं, अध्याय हैं, वो स्पेशलिस्ट लोगों द्वारा लिखे गए हैं। जैसे हिंदी भाषा का जो है वो भोलानाथ तिवारी ने ही लिखा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था पहले। ठीक है। रीतिकाल पर है तो नगेंद्र, जो कि रीतिकाल के विद्वान माने जाते थे, उन्होंने लिखा है। इसी तरीके से अपभ्रंश पे लिखा है, जो भी अपभ्रंश के विद्वान रहे। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें 20-25 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जिस पर विशेषज्ञता हासिल की है, उसका एक तरीके से आर्टिकल मंगाकर नगेंद्र ने इसको संपादित कर दिया है। इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि ये मुख्य रूप से इतिहास नहीं है, बल्कि संपादित इतिहास है। लेकिन ये इतिहास विद्यार्थियों के लिए ही लिखा गया था। एक बार मैं इस पर चर्चा किया था, आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि शुरुआत में ये विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए लिखा गया था कि कम समय में, और अगर इनका जो बेस है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस किताब से आप कर सकते हैं। देखने में किताब भले मोटी लग रही हो, लेकिन आप चाहें तो इसको 1 महीने में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप ये निश्चित कर लिए हैं कि हमें मेहनत करना है, पढ़ना है, तो आपके लिए समय का बहुत कमी नहीं होगी। आप तुरंत उसको समय से पहले ही कवर कर लेंगे। दूसरी जो किताब है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये केवल किताब नहीं है, ये हिंदी साहित्य का एक तरीके से बेस है। इसको आप छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसको तो आंख बंद करके आप लोगों को पढ़ना है। अभी हमारे जो एमए के विद्यार्थी हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उन लोगों ने इस किताब को खरीद ली है, और उन्होंने कहा कि सर हम लोग धीरे धीरे, हमने कहा कि इसको एक उपन्यास कहानी की तरह ही मानकर पढ़िए। हाँ, जहां पर आप लोगों को कठिनाई लग रही है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, बताइए, फिर हम उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इस चीज को मन में से निकाल देना है कि ये किताब बहुत कठिन लिखी गई है। मैं सही बता रहा हूं आपको कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे तो उससे बेहतरीन किताब आपको कोई नहीं लगेगी। ठीक है ना? भले कुछ शब्द कठिन होंगे, लेकिन आपको दूर नहीं भागना है, आपको उसके और पास जाना है, उसको समझना है। एक बार समझ गए तो आप कितनी परीक्षाओं को निकाल लेंगे, और कितने लोगों को आप एडवाइस देंगे, सलाह देंगे कि ये किताब पढ़ना ही पढ़ना है। नोट्स के पीछे मत भागो, ठीक है, खरीद लो, कोई बात नहीं है, मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन इन किताबों को तो पढ़ो ही पढ़ो। तो शुक्ल जी का आपको पढ़ना है, खरीद लेना है। इसके बाद हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, शुक्ल जी, क्योंकि छायावाद तक ही इनकी ये पुस्तक ज्यादा आपको सहयोग देगी, आदिकाल से लेकर छायावाद तक। लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें आधुनिक काल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अच्छे से दी गई, खासतौर से
प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सब पर अच्छे से इन्होंने लिखा है। और थोड़ा सा भाषा एवं संवेदना दोनों को ध्यान में रखते हुए इस किताब को लिखा। तो ये थोड़ा सा अलग ढंग की किताब है, तो समय मिले तो जरूर इसको पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन अपने दिमाग में जरूर रखिए कि ये किताबें अगर मेरे पास हो तो ज्यादा बेहतर है। घबराइए मत, अभी पूरा किताबों को देखते रहिए, फिर आपको जो डिसाइड करना होगा आप लोग करिएगा। अगली किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंडों में बटा हुआ है, तो आधुनिक कालखंड जो कि सबसे विस्तृत है और बड़ा है, उसमें भी विविधता है, ठीक है। गद्य पद्य दोनों को पढ़ना रहता है। तो बच्चन सिंह की एक किताब आती है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर प्रवृत्तियां नाम से इसे बच्चन सिंह आप डालेंगे तो इनकी किताब में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस किताब को आधुनिक काल के लिए जरूर खरीद कर आप रख लीजिए अपने पास। बाकी बेस बनाने के लिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब खरीद सकते हैं, दुबली पतली है, कम समय में आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी खरीद सकते हैं तो इसकी पीडीएफ इत्यादि मिल जाती है, आराम से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और इस पर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि नोट्स एक व्यक्ति जब बनाता है तो उसमें परिपूर्णता हो ये नहीं कहा जा सकता है जब से खुद आप न पढ़ें। क्योंकि इन जितनी किताबों को मैंने बताया ये सारी किताबें मेरे पास हैं, और जब भी मैं पढ़ता हूँ तो हमेशा कुछ न कुछ नया मुझे मिलने लगता है कि ये चीज बताना चाहिए। वही जब नया प्रश्न परीक्षाओं में आता है तो सारे विद्यार्थी कहने लगते हैं कि सर एक बार फिर से इसको विस्तृत तरीके से पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। तो कोई भी किताब एक ही बार में पढ़कर आप पुरानी नहीं कर सकते, जितना बार पढ़ेंगे उसमें कुछ न कुछ नयापन आता रहेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि इसका विस्तृत सिलेबस है और केवल यूजीसी नेट तक नहीं है, आगे अन्य परीक्षाओं में भी ये किताबें आपके लिए काम में आएंगी, तो क्यों ना आप एक बार खरीद लें। उससे ज्यादा पैसा आप नोट्स लगाने में, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, और टीचर्स को जो भी नोट्स आपने खरीदा उसको फोन करने में आपका बहुत पैसा खर्च हो जाता है। और मानसिक तनाव जो होता है वो तो उसका तो कोई कीमत ही नहीं। तो उन सारी चीजों से आप लोग बाहर निकलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब तो हमने क्या किया है देखिए, यहाँ पर सिलेबस में पहला जो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ आदिकाल वाला जो था उसको एक जगह रख लिया आपकी सहूलियत के लिए। फिर भक्ति काल का, मैं चाहता तो सबको एक ही में कंबाइन कर देता, लेकिन कम से कम आपको पता हो कि भक्ति काल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, आदिकाल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल में क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा आपका हो जाएगा नगेंद्र की किताब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। शुक्ल जी की किताब तक ये सब कवर हो जाएगा। लेकिन वही आधुनिक काल की जब मैं बात कर रहा था तो देखिए बच्चन सिंह वाली बुक मैंने लिखा है, ये काम में आएगी। और यहाँ पर देखिए एक बाउंडेशन विधिया की 2000 तक की ये वही रचनाएं नई प्रकाशित हुई, वही आपको याद करना, ठीक है। इसके बाद देखिए छायावाद को मैंने यहाँ पर सर्किल में घेरा हुआ है। तो छायावाद पे एक बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि छायावाद पर अलग ढंग से किताब लिखा नामवर सिंह है। तो चाहे तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगी, जो वेबसाइट्स मैंने सब बताई हूँ वहां पर आपको मिल जाएगी, खरीदने की जरूरत नहीं। कम से कम एक बार उसके इंट्रोडक्शन, उसकी जो भी विषय सूची है उससे तो परिचित हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसी में है प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। इन सब के लिए कविता के नए प्रतिमान नाम की पुस्तक है, जिसमें आपको प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिवाद के जो भी अंतर संबंध है उसकी जानकारी होगी। साथ में मुक्तिबोध की जो कविता अंधेरे में है उसकी व्याख्या व्याख्या और उसकी समीक्षा इस किताब में मिल जाएगी। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार नामवर सिंह ने समीक्षा की है। तो इससे पता आपको चल रहा है कि बड़े बड़े जो आलोचक थे किसी भी रचना को एक ही बार देखकर ये नहीं मान लेते थे कि जो मैंने मूल्यांकन कर दिया है वही आखिरी है, बल्कि बार बार उसको रिवाइज करते थे, मूल्यांकन करते थे। तो अंधेरे में आपको कविता पढ़नी भी है और उसकी पूरी विस्तृत आलोचना आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इसको भी आप ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू या फिर गूगल बुक्स में जाकर देख सकते हैं। इसी से मिलती जुलती एक किताब और है नई कविता और अस्तित्ववाद, जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों किताबें जो हैं एक दूसरे के प्रति उत्तर में लिखी गई। यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख लीजिए, बहुत कम आपको बताने वाला कोई है, चाहे नोट्स देने वाला हो चाहे 3 बार जो जेआरएफ हो गए हैं, बहुत कम लोग बताएंगे कि कविता के नए प्रतिमान के प्रत्युत्तर में नई कविता और अस्तित्ववाद। क्योंकि नामवर सिंह और रामविलास शर्मा दोनों कहने के लिए प्रगतिवादी आलोचक थे, लेकिन दोनों में वैचारिक रूप से थोड़ा सा अंतर था। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इन दोनों की तुलनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं कि नामवर सिंह और रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि पीएचडी के भी बहुत सारे
विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे मैं बात करूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में ये एक दूसरा पार्ट दिया गया है, आप लोगों के पास सिलेबस होगा तो देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? वो है हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी। ये किताब लगभग 1000 पेज की है और जब आप खरीदेंगे तो 500-600 पेज की 600 रुपये के आसपास में मिल सकती है। ये किताब मेरे पास है, लेकिन इसका पीडीएफ बना के आप सभी को देना बहुत मुश्किल भरा है। और इसकी पीडीएफ आपको ई पुस्तकालय में मिल जाएगी, लेकिन उसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि धुंधला टाइप का है। ठीक है, तो एक बार मेहनत करके अगर इस किताब को आप खरीद लेते हैं अपने पास, तो फिर मैं वही बोलूंगा कि केवल यूजीसी नेट के लिए आप नहीं खरीद रहे। जितनी भी किताबों की मैं आज चर्चा कर रहा हूँ वो यूजीसी नेट के लिए ही नहीं है, बाकी आगे के लिए भी है। आप एकदम से निश्चिंत हो जाएंगे, बस आपको अपने समय को मैनेज करना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, उसके हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक आप खरीद लें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसमें पूरा आपको ये सब मिल जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पर देखिए मैंने दिया हुआ है, प्रेमचंद और उनका युग। ये स्वतंत्र रूप से किताब है और ये रामविलास शर्मा ने भी लिखी है। तो पढ़ने के लिए तो व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ सकता है, लेकिन मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूँ जिससे कि आप ज्यादा परेशान ना हो और काम में वो किताबें आ जाएं। जब आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो हो सकता है कि आप प्रेमचंद और उनका युग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि पढ़ भी लिए होंगे और खरीदे भी होंगे। ठीक है ना, बाकी जो भी एक कहानी है, उपन्यास है, ये सब आपको इस किताब में मिल जाएगा। नाटक से रिलेटेड भी इस किताब में मिल जाएगा आपको, रामचंद्र तिवारी की। लेकिन अगर आप टेक्स्ट और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब है, हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष, गिरीश रस्तोगी। इस किताब को खरीदेंगे तो आपको दो फायदा होगा। एक तो आलोचनात्मक जो यहाँ पर दिया गया है ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी, और जो आपके सिलेबस में नाटक दिए गए हैं उन नाटकों की इसमें समीक्षा दी गई है। ठीक है, समीक्षा दी गई है तो आपको नाटकों की विषय वस्तु क्या है, किस परिवेश में लिखे गए हैं, लिखने का उद्देश्य क्या रहा है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस किताब को आप नोट कर सकते हैं। बाकी आप ई पुस्तकालय पर जाकर देख लीजिएगा या फिर गूगल बुक्स पे, वहां पर भी ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना भी रामचंद्र तिवारी की बुक से ही आप कवर कर सकते हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जिसमें तमाम रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी इत्यादि दी गई है, ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक से ही पढ़ सकते हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, इसको भी इसी बुक से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई नई किताब आप नहीं खरीदें तो बेहतर। आगे बात करें तो इकाई 3 दिया गया है जिसमें साहित्य शास्त्र, इसको लेकर भी विद्यार्थियों में गजब का मतलब आतंक टाइप का है। आतंक इसलिए है कि कई जगहों पर महाविद्यालयों, खासतौर से मैं महाविद्यालयों की और कई विश्वविद्यालयों की भी चर्चा कर रहा हूँ, साहित्य शास्त्र और भाषा विज्ञान इन दोनों की बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। मैंने भी महसूस किया है, जब तक खुद से आप बहुत उसमें रुचि न लें, और ये सब रुचि वाले हैं भी नहीं। अच्छी बात इन दोनों के साथ ये है, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र में, कि इनका जो एक बार सिलेबस बन गया या फिर इन पर जो एक बार कोई किताब लिख दिया वही सदियों तक चलता रहा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक किताब खरीद सकते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र की। बहुत ज्यादा किताब आपको इस पे खरीदने की जरूरत ही नहीं है, और बस आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है और इस किताब से इसको कवर कर लीजिए। इसी में जुड़ा हुआ है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के काव्य सिद्धांत इत्यादि जो भी दिए गए हैं, तो भगीरथ मिश्र की एक किताब और है जिसका नाम कुछ इसी से मिलता जुलता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाद सिद्धांत प्रयोग, इस तरीके से इसका नाम। ठीक है, तो इसको भी खरीद सकते हैं, पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मिथक है, फतांसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। ठीक है ना, तो ये जो हमने अभी आगे मैं बताऊंगा कि हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली करके एक किताब है अमरनाथ की, प्रोफेसर अमरनाथ की, उस किताब से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं इकाई 4। इकाई 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको जो बच्चन सिंह की मैंने किताब आपको बताई थी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और रामचंद्र तिवारी की जो किताब हिंदी का गद्य साहित्य, और साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। खासतौर से ये दोनों किताबें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
बच्चन सिंह की किताब और रामचंद्र तिवारी, उसमें भी आपको फोर्ट विलियम कॉलेज मिल जाएगा, खड़े बोले आंदोलन के बारे में मिल जाएगा, भारतेंदु तिवारी, ये सब मिल जाएगा बच्चन सिंह की किताब में भी। ठीक है ना, तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि को भी हमने 2 पार्ट, 3 पार्टों में, बल्कि 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल तरीके का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां भी इसको आप कवर कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 3 व्यक्तित्वों का आपको दर्शन पढ़ना है, गांधी, अंबेडकर और लोहिया। अब गांधीवादी दर्शन के बारे में आप अगर अध्ययन करें तो बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण किताब हिंद स्वराज, इसको जरूर पढ़कर जाइए क्योंकि यहाँ से सवाल बन रहे हैं। अंबेडकर दर्शन, अंबेडकर दर्शन को ध्यान में रखते हुए करीब 20 के आसपास में, 20 या 22 वॉल्यूम में पूरा अंबेडकर का निकला हुआ है। खासतौर से उन लोगों के पास ज्यादा इस वॉल्यूम के आप देखेंगे जो दलित साहित्य पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आप लोग इतना वॉल्यूम खरीद भी नहीं सकते और मैं एडवाइस भी नहीं दूंगा अभी, लेकिन अंबेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है जाति उन्मूलन, ठीक है। इस लेख को जरूर आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि यहाँ से भी सवाल पूछा जाए। लोहिया दर्शन, लोहिया दर्शन नाम से गूगल बुक्स में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि ये सारी चीजें आपको गूगल बुक्स में मिल सकती हैं। लोहिया के विचार नाम से एक किताब है जिसमें कि जो भी लोहिया के प्रमुख विचार रहे, विचार ही आगे चलकर दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। तो लोहिया के विचार क्या क्या रहे हैं, गूगल बुक्स में जाकर आप ये किताब का नाम या फिर शीर्षक को डालेंगे तो आपको पूरी किताब खुलकर सामने आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसी में कुछ वाद से संबंधित दे दिया गया, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक मूलक विमर्श, जिसमें कि दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अस्मिता मूलक विमर्श अगर कोई कहे तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही हो गया कि ऐसा विमर्श जिसमें दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो और अल्पसंख्यक विमर्श हो, ठीक है। कई बार इसको हाशिए का समाज नाम से भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन सबको पढ़ने के लिए एक किताब है जिसको कि आप खरीद सकते हैं, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, प्रोफेसर अमरनाथ। कई विद्यार्थियों के पास ये किताब हो भी सकती है क्योंकि इसमें सभी वादों को और जो भी विमर्श पर आधारित टॉपिक्स होते हैं सबको एक जगह कलेक्शन इन्होंने किया है, कलेक्ट किया है। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं इकाई 5 से लेकर 10 तक तो टेक्स्ट ही टेक्स्ट लगी हुई है। टेक्स्ट बुक को पढ़ना अति अनिवार्य है, बिना इसको पढ़े आप कवर ही नहीं कर सकते, भले आप कितना नोट्स खरीद लें। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, कोई अगर नोट्स बनाएगा तो वो 2-3 हजार पेज की नोट्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसलिए नोट्स के पीछे मैं बोलूंगा कि बहुत नहीं भागना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हिंदी कविता दिया गया है, पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, इस पर मैंने बातचीत किया था और इसकी पीडीएफ आपको ई पुस्तकालय पर मिल जाएगी, ठीक है ना। ई पुस्तकालय पर आप जाकर सर्च करेंगे पृथ्वीराज रासो तो आ जाएगा, उसी में रेवा तट भी होगा, या फिर रेवा तट भी सर्च करेंगे तो किताब एक खुलकर आ जाएगी जिसमें लिखा रहेगा 27वां समय, ठीक है ना। तो ऑनलाइन इसको आप पढ़ सकते हैं, मैंने इस पर बनाया है, उसको भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने व्याख्या करने की कोशिश की है तो चीजें और समझ में आएंगी। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ था और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल इत्यादि में डाल दूंगा। जो भी टेक्स्ट ये हैं इनके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ये जो किताब है विद्यापति की पदावली, संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा। वैसे तो विद्यापति पर अलग अलग किताबें आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको किताब मिल जाएगी विद्यापति की ऊपर, इनकी किताब राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी किताब आप लोगों के पास हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा शिव प्रसाद सिंह ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में बड़ा ही अजीब ढंग का है, डॉक्टर नरेंद्र झा का। तो इस किताब को खरीदने के लिए अभी किताब मेरे पास भी नहीं है और मैंने बहुत खोजा इसको ऑनलाइन, अभी ये कहीं पीडीएफ इत्यादि के रूप में भी नहीं मिल रही है। तो मैं पटना गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं रविवार के दिन पहुंच गया तो ये किताब नहीं मिल पाई, बाद में मैं इसको अभी खरीदूंगा। तो इस किताब के माध्यम से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अगर आप लोग के पास हो तो खरीद आप इसको देख सकते हैं। बाकी
विद्यापति की पदावली पटना में मिल सकती है। अब इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि पूरा टेक्स्ट ही दिया गया है, पूरा टेक्स्ट दिया गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं फला नोट्स दे दूंगा या फिर फला की किताब बता दूंगा तो मुश्किल है ये सब, जब तक खुद आप अपने से न पढ़ें। जिसमें कि कबीर पर मैंने पूरा आपको वीडियो बना दिया है, ठीक है। जायसी पर भी पूरा कंप्लीट कर दिया। भ्रमर गीत सार पर परिचयात्मक रूप से बनाया है, लेकिन आगे मेरी योजना है पूरा मैं कवर करूंगा। जहां तक हो सकता है मैं आपके पूरे सिलेबस को मूल टेक्स्ट के साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों को यही करना है कि साथ देना है और अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरे भी स्वास्थ्य के अच्छे रहने की कामना करते रहना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। तुलसीदास के उत्तरकांड पर हल्का सा मैंने आप सभी को नोट्स बनाया कर दिया था, लेकिन ये भी आपको हम आगे इस पर बात करेंगे मूल टेक्स्ट के साथ। बिहारी सत सही, तो ये सब किताबें आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में, या फिर आप बीए में करते रहे होंगे तो उस समय भी इन किताबों को खरीदे ही होंगे। मूल टेक्स्ट तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं से और इसको देख लीजिए। अगर ऑनलाइन पीडीएफ मिल रही है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रख लीजिए, नहीं तो भरसक कोशिश कीजिए कि इन किताबों को आप खरीद लीजिए। ये ऐसी किताबें हैं कि आगे की परीक्षाओं में भी काम में आएंगी। इसके बाद उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन आप ई पुस्तकालय में जरूर देखिए। इसी के साथ भारत भारती साकेत जो भी है। अच्छा, नीचे में जो ये सब कवि दिए गए हैं, खासतौर से जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी, इन लोगों की प्रतिनिधि कविताएं भी आती हैं। छोटी छोटी पतली पतली किताबें आती हैं राजकमल प्रकाशन से, और वो भी कोशिश की गई है कि जैसे लोग व्यूज पाने के लिए छोटी छोटी वीडियोज बनाते हैं, वैसे ही ये सब भी उसको अच्छे मार्केट में बेचने के लिए प्रतिनिधि कविताएं। तो कुछ कविताएं आपको मिलती हैं, एक आध कविताएं मिस कर देते हैं, ताकि वो दूसरे किसी कलेक्शन में आए तो उसको भी आपको खरीदना पड़े। तो ये सब बिजनेस माइंड है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि प्रतिनिधि कविताएं में ज्यादातर कविताएं मिल जाती हैं, वही सारी कविताएं यहाँ पर लगाई भी गई हैं। और बाकी आप ऑनलाइन सर्च करके गूगल बुक से जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है। आगे उसी तरीके से आपको पढ़ना है कविताओं का टेक्स्ट बुक ऑनलाइन गूगल बुक से देख लीजिए। जैसे कि ये धूमिल के बारे में मैंने बताया कि आगे मैं इन पर अभी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो इकाई 6 है हिंदी उपन्यास। अब मैं अगर कहूं कि उपन्यास का मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप तैयार कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा बेईमानी होगी। नोट्स तो दिया जा सकता है, लेकिन नोट्स बनाएंगे भी तो बहुत, ये भी मोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप समय निकालकर देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ लेते हैं, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कौन पात्र है, विषय वस्तु क्या है, कौन इसका संवाद है, कथन है, इस टाइप से आप इसको करेंगे, ठीक है। इसीलिए देखिए दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो एक अलग ढंग का, इसी से रिलेटेड सवाल आ गया था कि कितने प्रकरण में है, और प्रकरणों का नाम भी पूछ लिया था। तो नोट्स में कहाँ तक कोई देगा, नोट्स में बहुत कर देगा, इसका प्रकाशन वर्ष दे देगा, विषय वस्तु दे देगी, पात्रों को दे देगी। अब पता ही नहीं है कि प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। जितना धड़ल्ले से विज्ञापन निकलने के बाद और नोट्स बुक बाजार में आ जाते हैं, उतर जाती हैं, उतना उसमें नवीनता नहीं रहती है, नयापन नहीं रहता है। क्योंकि लोग क्वेश्चन पेपर को भी बहुत जल्दी जल्दी में देखते हैं, और फिर मेन उद्देश्य रहता है कि जल्दी से किताब मार्केट में निकाला जाए, कहीं मैं पिछड़ा न जाऊं, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर आप इन किताबों को खरीदते हैं, अपने से पढ़ेंगे, तो ये लंबे समय के लिए रहेंगे। न जाने कितनी परीक्षाएं इससे आप दे देंगे, और ये रहेगा कि हमने पढ़ा है। प्रेमचंद गोदान, ये आप लोगों के पास होगा ही। शेखर एक जीवनी, ये भी, ये जितने भी नीचे के उपन्यास हैं, इन सारे उपन्यासों को आप या तो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं न कहीं पढ़ा ही होगा, खरीदा भी होगा। तो बस आपको अपने समय को मैनेज करते हुए इनको पढ़ना है, एकदम से कमर कस लेना है कि हमें टेक्स्ट और बुक जो है उनको एकदम से पढ़ लेना है। मैला आंचल इंटरेस्टिंग उपन्यास, झूठा सच, ठीक है। तो इसमें से जो पहले छोटे छोटे उपन्यास है उनको जरूर आप समय निकाल कर पढ़ लीजिए। जो बड़े उपन्यास हैं वो आखिरी समय में
हमारा दिमाग खुद इतना तेज फास्ट काम करता है कि कवर हो जाता है, कितना भी मोटा पेज हो सब कवर हो जाता है। मोटी मोटी किताबें तो हम घंटे घंटे में ख़त्म कर देते हैं जब प्रेशर होता है तब। तो इसलिए जो जो इंटरेस्टिंग उपन्यास है, कहानी है, उसको आप शुरू से मतलब पहले पढ़िए, और बाद में जो आपको लग रहा हो कि बोर है, जैसे झूठा सच को लेकर काफ़ी ये है कि ये एक तरीके से कूड़ेदान, किसी आलोचक ने कहा कि झूठा सच देश विभाजन पर तो लिखा गया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रचना नहीं है, कूड़े में फेंकने लायक, इस टाइप से। तो हो सकता है कि यशपाल से उनको परेशानी रही हो और कह दिया हो। हर आलोचक सही कह रहा है ये भी तो नहीं माना जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किताबों को देखकर आपको परेशान नहीं होना है कि इतनी किताबें हैं, मैं क्या करूं, कैसे पढूं, मेरे पास समय नहीं है। कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो वो समय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करें। लेकिन कुछ पाना है तो उसके लिए आपको करना तो पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगली जो इकाई है वो है 7वीं इकाई, हिंदी कहानी। तो जैसे उपन्यास के बारे में मैंने कहा, उसी तरीके से इन कहानियों को भी आपको पढ़ना ही है। और कहाँ से, जैसे मैं जो वेबसाइट बताया हिंदीसमय.com, गद्य कोश, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये सब कहानियाँ मिल जाएंगी। कुछ कहानियाँ नहीं मिलेंगी तो वो हम लोग हैं ही, उस पर बातचीत करेंगे ही, खोजेंगे ही, ठीक है ना। देखिए पूरे वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि केवल शिक्षक को ही आप सर्वे सर्वा मानकर मत चलिए, बल्कि आप अपने से भी कुछ पढ़ते रहिए। और उससे रिलेटेड अगर मेरे जैसे टीचर वीडियो अपलोड करता है या फिर बताता है कुछ, तो उसको आप एक बार टैली कीजिए, मिलाइए कि जो मैं पढ़ा था वो बातें इसमें आ रही हैं कि नहीं, ठीक है ना। तब आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, तब अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है। नहीं तो पता चला कि मैं कुछ बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, आप उसको नोट करते जा रहे हैं। हालांकि मैं फिर एक बार बोलूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो सीरियस विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ सीरियस विद्यार्थी ही जुड़े हुए हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए लोग हैं। आगे बात करते हैं, कहानियों का तो हो गया, कहानियों को भी वैसे ही पढ़ना है और मैं टेक्स्ट के रूप में लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए जरूर आऊंगा, इसको मेरे मन में पूरा चल रहा है। इसी तरीके से नाटक, नाटक के लिए अब कोई ये बोले कि मैं नोट्स दे दूंगा आपका हो जाएगा, तो ये भी बेईमानी होगी जब तक आप टेक्स्ट न पढ़ें। हर नाटक में कुछ न कुछ, अब बताइए चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी को ठीक से नहीं पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से 1 से 2 बार मूल किताबों के साथ, तो नहीं होगा। आप पता चला कि नोट्स रटते जा रहे हैं रटते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो नए प्रश्न के रूप में आ गए, आप फिर परेशान होने लगेंगे। और जिस व्यक्ति का नोट्स आपने खरीदा है, अगली बार 6 महीने के बाद वो फिर से बोलेगा कि इस बार मैं नवीन संशोधन के साथ खरीदा हूं। तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप मूल किताबें तो नहीं खरीद पा रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं। समझिए बातों को। तो मूल टेक्स्ट खरीदेंगे, एक बार आप खरीद लिए तो आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। निबंध, निबंधों को भी आप सर्च करके निरम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे निबंध आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अन्य गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाएं में ये सब आपको मिल जाएंगी, गूगल बुक्स और ई पुस्तकालय पर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। और बाकी रही सही जो कसर है उसको मैं पूरा करूंगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसके पहले यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हमने शॉर्ट नोट्स और इसके अतिरिक्त प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लासेज बहुत ही मेहनत से बनाया था। अगर आप बेस उसका मजबूत करना चाहते हैं तो अपने टाइम टेबल के अनुसार उन वीडियोज को जरूर देखिए, आपको उससे एक दृष्टि भी मिलेगी और आपका बेस भी मजबूत होगा। बाकी समय रहते वेबसाइटों पर जाकर इन मूल किताबों को खोजिए, उसके अनुसार पढ़िए, पढ़ते रहिए, जब आपका मन करे तब पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि कोई बाउंडेशन है। कई बच्चे बोलते हैं कि टाइम टेबल सर बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा। तो बताया जा सकता है लेकिन फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है। फॉलो ही नहीं करेंगे, सब चीज़ें बता दी जाएंगी तो फिर कोई वो नहीं। इस पर कभी टाइम टेबल पर बातचीत करेंगे क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में भी रखना पड़ता है, वरना तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो हम ही लोग जान रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। फिर भी आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में ये जरूर महसूस हुआ होगा कि अब हमें आगे दिसंबर की परीक्षा के लिए किस रणनीति के हिसाब से उतरना है और
मूल किताबें अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड कर ले रहे हैं तो ये तो आपके पास मौजूद रहेंगी, और अगर खरीदने में सक्षम है तो खरीद भी लीजिए। और इसको केवल यूजीसी नेट की परीक्षा तक आपको सीमित नहीं रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट करेंगे तो इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, प्रवक्ता की परीक्षा है अलग अलग जगहों पे, फिर आपको बच्चों को जाकर पढ़ाना भी है। तो परीक्षा के साथ साथ आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो भी क्लियर होगा, और सही दिशा में सही जगह मेहनत करेंगे। नहीं तो जीवन भर यही लगेगा कि हमने तो मूल किताबें पढ़ी ही नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कि जिनका 3 बार वाले जेआरएफ के समय में जेआरएफ हुआ है, यानी मैं सीबीएसई जब कराता था एग्जाम, उस समय पेपर बड़ा इजी टाइप का, बड़ा हल्का टाइप का आता था। तो उस जमाने के जितने भी लोग हैं, आज जब पढ़ाने जाते हैं तो वो बच्चों से डरना शुरू कर देते हैं, पता नहीं बच्चे क्या पूछेंगे। हालांकि बच्चे भी उसी होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर थोड़ा सा भी आप जानकारी रखें तो, क्योंकि बच्चे भी अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, बहुत जबरदस्ती ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बस इसी भ्रम में रहते हैं। जैसे मेरे विश्वविद्यालय में अगर एग्जाम इत्यादि होता है और मैं ड्यूटी में रहता हूँ, तो मैं नकल बहुत कम कराने की कोशिश करता हूँ, बल्कि एकदम से स्ट्रिक्ट रहता हूँ। तो विद्यार्थी उसी तरीके से कहते हैं, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा। वो बोलते हैं कि लग रहा है कि यूपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं, या फिर बीपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं, या फिर यूपीपीसीएस के एग्जाम में बैठे हैं। जबकि ये विद्यार्थियों ने खाली सुना है कि ये सब परीक्षाएं कठिन होती हैं। क्या यूजी पीजी की परीक्षाएं कठिन नहीं होती हैं? हर परीक्षा कठिन होती है। क्या यूजीसी नेट की परीक्षा कठिन नहीं है? लेकिन हमारी सोसाइटी में एक भ्रम फैलाया गया है कि परीक्षा अगर है तो यही तीनों टाइप की परीक्षा है। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कितनी बार अभी तुम लोग बैठ चुके हो यूपीएससी में? बोलते हैं अभी कहाँ, मैं तो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। हमने कहा कि ठीक है, सुनी सुनाई चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर कठिन परीक्षा है तो लोग इसको पास भी कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि आप उस जगह पहुंचे जहां पर आप अनुभूत कर सकें। सुनी सुनाई चीजों पर आपको नहीं जाना। खासतौर से मैं नोट्स के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप मूल किताबों को वेबसाइट से जाकर सर्च करेंगे, देखेंगे, जो किताबें मिल जाएंगी उनको आप अपने मोबाइल में रख लेंगे। और इकाई वाइज मैंने महत्वपूर्ण किताबों के बारे में चर्चा की। संभव हो सकेगा तो उनको आप खरीद भी सकते हैं। और वो किताबें केवल यूजीसी नेट के लिए आप नहीं खरीदेंगे, बल्कि आगे की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी आप खरीद कर चल रहे हैं। एक बार आपको पैसा लगाइए, लेकिन ठोस चीज के लिए लगाइए, नहीं तो आपके पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं और आप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे नोट्स। तो उम्मीद है कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे, उसी हिसाब से आप अपनी योजना बनाएंगे, तैयारी करेंगे, और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।